let us start with a new topic जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, इसलिए स्टार्टिंग से ही अपने कंसेप्ट्स आप क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं थर्मोडायनेमिक्स से क्या चीज दिमाग में आती है, तो इसमें पहला चीज थर्म है और दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, डायनामिक्स। हाँ या ना? यस। थर्म वर्ड क्या होता है? हीट। थर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट। और डायनामिक्स ना एवर चेंजिंग चीजों को बोलते हैं, जो लगातार चेंज होती है उसे डायनामिक्स कहते हैं। बेसिकली डायनामिक्स का शब्द का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए होता है। और कनेक्शन किसका? मोशन का कनेक्शन। कौन सा मोशन? इट कैन बी मैकेनिकल मोशन, है ना? और इस मैकेनिकल मोशन के होने में जो वर्क डन इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम जनरली बात करते हैं, यानी कि हीट के असर से कितना वर्क डन हो रहा है, इसकी स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं? थर्मोडायनामिक्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? हीट के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी बॉडी के द्वारा कितना काम किया जाता है या कितना काम किया गया किसी भी बॉडी के द्वारा हीट प्रोवाइड करने पर, ये हम किस में स्टडी करते हैं? दिस वी स्टडी इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स विच इज कंसीडर्ड एज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है थर्मोडायनामिक्स का। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ चीजों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। एक टर्म होती है आपकी सिस्टम और एक टर्म होती है आपकी सराउंडिंग। क्या होती है पहली टर्म? सिस्टम। और दूसरी टर्म क्या है? सराउंडिंग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा पहले, फिर उसके बाद आप इनको इन टर्म्स में वापस लेके आता हूं। मान लीजिए पहले जब धरती बनी तो सिर्फ और सिर्फ लैंड ही लैंड था और एक टीचर ने उस पर्टिकुलर लैंड पे जाकर एक लैब बनाई। उसने कहा कि मैं यहाँ पर एक लेबोरेटरी खोलूंगा और उस लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी भी उसी लैंड पर ही है, ध्यान रखिएगा, और उसने उस लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ डिस्कवरी करी। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जो डिस्कवरी हो रही है वो तो लैंड पे ही रही है, लेकिन इस लैंड के फाइनाइट पार्ट पे हो रही है, है ना? जिसकी अपनी स्पेसिफिक क्या है? बाउंड्रीज है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो यहां पे जो वर्ड क्रिएट हुआ उसको हम लोगों ने नाम दिया सिस्टम। सिस्टम क्या होता है याद रखना? सिस्टम वो फाइनाइट बाउंड्रीज हैं जिस बाउंड्री के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। केमिकल रिएक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या वर्क डन जो हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर फाइनाइट बाउंड्री के अंदर जो भी हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उस बाउंड्री को सिस्टम। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों का जो स्कूल है, स्कूल की जगह तो बहुत बड़ी है, लेकिन पढ़ाई कहाँ पर होती है? पढ़ाई आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लासेस में होती है। तो क्लास क्या बन गई? सिस्टम बन गई। और क्लास के अलावा हालांकि ग्राउंड में भी पढ़ाई होती है, फिजिकल स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन, ये भी एक स्पोर्ट्स जो है, ये एजुकेशन ही है। लेकिन अगर हम एकेडमिक्स की बात करें प्रॉपरली तो एग्जाम जो है थियोरेटिकल ज्यादा मार्क्स का, वो कहाँ पढ़ाया जाता है? सिस्टम के अंदर, यानी क्लासेस के अंदर। और जो पीछे स्कूल इसके पार्ट को छोड़ के, यानी कि क्लासेस को छोड़ के जो बाकी पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो सारा का सारा क्या हो गया? सराउंडिंग। हम लोग क्या नाम देंगे? दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सराउंडिंग। क्या मेरी समझ आ रही? ये सराउंडिंग है और ये आपका फाइनाइट बाउंड्री आपका सिस्टम है। अब देखो मैथ्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने सेट्स में, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मैं जोड़ दूं तो यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग को, इसको हम नाम देते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। बात समझ आ गई? yes, तो अगर बताइए, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब लेके बाहर खड़े हुए हैं और हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा
कोई रिएक्शन, कोई गैस बनी यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए टेस्ट ट्यूब क्या है और बाकी सब क्या है? टेस्ट ट्यूब सिस्टम है, बाकी सब सराउंडिंग है। सिस्टम, बाकी सारी सराउंडिंग। बहुत बढ़िया, बाकी सारे सराउंडिंग। आई होप मेरी बात समझ आ गई सबको, सिस्टम और सराउंडिंग क्लियर हो गया? यस सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को सिस्टम सराउंडिंग क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे समझिएगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बाद अब हम बात करेंगे कि सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, है ना? तो आप लोग याद रखिएगा, सिस्टम के टोटल टाइप 3 है। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। पहला कौन सा है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। अब नाम में ही डेफिनेशन है, इसको मैं पहले क्लियर करता हूं एक एग्जांपल के साथ। आपने 3 सेटअप बनाए, ठीक है? हमने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी को उबालने के लिए रख दिया। पहले वाला बर्तन ओपन है। पहले वाला बर्तन क्या है बच्चों? ओपन। दूसरे वाले बर्तन पर हमने एक बड़ा सा प्लेट लगा दिया, ठीक है? और तीसरा वाला जो बर्तन है ना, उसे परफेक्टली, कंटेनर भी परफेक्ट है ये, और इसको हमने परफेक्टली एयर, मतलब इसको इंसुलेट कर दिया। क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहले वाले केस में जिसमें पानी यहाँ पर भी है, पानी यहाँ पर भी है, और अब पानी यहाँ पर भी है, ठीक है? ये पानी गर्म हो चुका है थर्ड वाले केस में। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसमें से जो हीट निकल रही है, क्या वो हीट सराउंडिंग में जा पा रही है? हाँ यस सर, जा पा रही है। यस सर। सराउंडिंग में हीट जा पा रही है, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? यस, हीट, एनर्जी का। किस किस के बीच में? सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आसानी से क्या हो पा रहा है? एक्सचेंज हो पा रहा है। सिस्टम ये है ना? और बाहर क्या है आपकी? सराउंडिंग। तो एक केस तो ये है। बताओ दूसरे केस में क्या हो रहा है? हीट हो रहा है सर, ट्रांसफर। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो ध्यान से, इसमें ना केवल एनर्जी बल्कि मास भी एक्सचेंज हो रहा है। यस सर। इस वाले केस में हो सकता है एनर्जी हो रही है, मास नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया। जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है, हम छूते हैं तो, लेकिन क्या चीज बाहर नहीं निकल रही? वाटर नहीं निकल रहा, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा। किसके बीच में? सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। एम आई क्लियर? हाँ या ना? थर्ड वाला केस, इसमें से ना तो हीट बाहर जा रही है और ना ही बाहर से हीट या कोई भी कंसेप्ट अंदर आ रहा है। दूसरी बात, जो एक्सचेंज ऑफ मास है, मास का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा, एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा। याद रहेगा? यस सर। तो पहला वाला जो केस यहाँ पर बन रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ओपन सिस्टम। जो दूसरा वाला केस है, इसको हम नाम देते हैं क्लोज सिस्टम। और तीसरा वाला जो हमारा सिस्टम है, इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई अपने आप? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। व्हाट इज ओपन सिस्टम? डिफाइन कर पाओगे? जल्दी बोलो। यस सर। अ सिस्टम इन विच both, what both? Energy and system in which both energy and mass
बिल्कुल सही, एनर्जी एंड मास आर एक्सचेंज्ड, किसके बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं? सिस्टम एंड System and सराउंडिंग। surrounding. बहुत बढ़िया, आर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. बताओ, व्हाट अबाउट क्लोज सिस्टम, क्विकली। ओनली System in एक्सचेंज ऑफ which एनर्जी। सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी energy is exchanged, gets but exchanged mass is not. between सिस्टम एंड सराउंडिंग। याद रहेगा, Yes, sir. सिस्टम और सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, बाकी कोई भी एक्सचेंज, नो मास इज एक्सचेंज, नो मास इज एक्सचेंज्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. आगे आ जाओ, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या होता है? No exchange. Energy nor नाइदर एनर्जी nor mass is exchanged between system and surrounding। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सही बच्चों को? yes, sir. Yes, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्विकली रेज योर हैंड, जिनको समझ आ गया। क्विकली रेज योर हैंड, सभी लोग। गुड। आदित्य समझ आ गया ये? नव्या? Yes, sir. ठीक है, अब फिर से एक बार हम जल्दी से, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, एक बार फास्ट रिकैप दे दूं मैं। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की या फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशन ऑफ हीट विद वर्क। यानी कि आपने सिस्टम को हीट दिया और हीट देने पर सिस्टम ने कुछ वर्क किया, तो वो ब्रांच केमिस्ट्री या फिजिक्स की जो एनर्जी और वर्क में रिलेशनशिप स्टडी करता है। एनर्जी भी कौन सी? स्पेसिफिकली हीट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए हमें, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है एक फाइनाइट बाउंड्री को, जिस फाइनाइट बाउंड्री में कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग, जिस जगह पे हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। जैसे एग्जांपल के तौर पे रामलीला ग्राउंड में रामलीला लगी, कविनगर में रामलीला ग्राउंड है, वहां पर रामलीला लगी, तो इसका मतलब जो रामलीला है अगर वो एक प्रोसेस है तो वो कहां पर हो रही है? वो रामलीला ग्राउंड में हो रही है। उसके अलावा जितना भी एरिया है कविनगर में वो सारा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। और कविनगर क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा सिस्टम। अगर मैंने कहा कि एक्चुअल कविनगर कितना बड़ा है, तो आप कहोगे सराउंडिंग में रामलीला ग्राउंड को जोड़ दो, यानी कि सराउंडिंग प्लस सिस्टम जोड़ दो, तो क्या निकल के आ गया? एक्चुअली कविनगर कितना बड़ा है? यूनिवर्स। हाँ या ना? universe. तो कविनगर पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूनिवर्स को। यूनिवर्स इज सिंपली अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट्स। यहाँ पे दो सेट कौन कौन से हैं? एक सिस्टम है और एक क्या है? सराउंडिंग। आई होप क्लियर हो गया वो सभी को। Yes, sir. नीचे लिखा भी है यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो सिस्टम होते हैं बच्चों तीन टाइप के। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्या है ओपन सिस्टम, क्या है क्लोज सिस्टम और क्या है आइसोलेटेड सिस्टम, इस बारे में बताता हूं आपको मैं। ओपन सिस्टम एक एग्जांपल लिया हमने, पानी का एक पतीला लिया, पानी का एक वेसल लिया और उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया और उसको नीचे से हीट कर रहे हैं। अब हीट करने से क्या हो रहा है कि पानी गर्म हो रहा है, पानी के वेपर्स बन रहे हैं और वेपर बनने के साथ साथ उसमें से एनर्जी भी जो है वो बर्तन से निकलकर बाहर जा रही है सराउंडिंग की तरफ, और बाहर से भी हो सकता है एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा हो, सराउंडिंग से सिस्टम में भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा हो। तो यहाँ पे दो चीज समझ आती हैं। व्हाट इज ओपन सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओपन सिस्टम। दूसरा आता है आपका क्लोज सिस्टम। इसमें क्या हुआ, आपने एक पतीले का ढक्कन लगा दिया, उसके ऊपर उस वेसल का ढक्कन लगा दिया। अब क्या एक्सचेंज नहीं हो पा रहा चाहकर भी? अब एक्सचेंज नहीं हो रहा आपका मास, खाली क्या एक्सचेंज हो रहा है? खाली एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं क्लोज सिस्टम, क्योंकि इसमें एक चीज का एक्सचेंज हो रहा है, एक चीज का एक्सचेंज नहीं हो रहा।
तीसरा सिस्टम है हमारा एडीएफ, जिसे आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं हम लोग। एक ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो हीट बाहर से अंदर, ना अंदर से बाहर एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, पहली चीज। दूसरा, इसके अंदर बिल्कुल भी मैटर का, मास का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, यानी कि जितना मास पहले कंटेनर के अंदर था वो रिएक्शन के होने के बाद भी उतना ही मास रिएक्शन का कंटेनर के अंदर मौजूद है, यानी कि इस रिएक्शन में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मास का। ऐसा बेस्ट एग्जांपल है आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली थर्मस फ्लास्क की बॉटल्स। उसमें क्या होता है, थर्मस फ्लास्क की बॉटल में पानी गर्म करके रखा हुआ है, हालांकि वो परफेक्ट आइसोलेटेड नहीं होती है। उसमें भी हम नोटिस करते हैं 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर से धीरे 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 करते हुए एनर्जी का लॉस हो ही जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, क्या sir. क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई? ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम तो क्लियर हो गया। चलिए, Yes, sir. ये मैंने नीचे लिख भी दिया। ओपन सिस्टम वो है जिसमें दोनों चीज का एक्सचेंज हो रहा है, किस किस का, एनर्जी का भी और मास का भी। और क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें खाली एक्सचेंज हो रहा है किसका, एनर्जी का, मास का एक्सचेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो एनर्जी का और ना ही मास का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब उसने कहा कि एक और टर्म हमें पता होनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। क्या टर्म का नाम क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री बेसिकली वो पेरिफ्री है, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर था और इस कंटेनर में से ये सरफेस है, मान लो इसकी, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब इस कंटेनर की ये जो सरफेस है, जस्ट सरफेस, जहां पर एक्चुअली में क्या होना शुरू हो गया, इस सरफेस के यहाँ इसी पर्टिकुलर पॉइंट से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये जो ऊपर की सरफेस दिखाई दे रही है आपको, इस सरफेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री। और डेफिनेशन पर्पस से कोई पूछे तो कहता है एनीथिंग, कोई भी चीज जो सेपरेट कर रही है, विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बताओ टेस्ट ट्यूब में बाउंड्री क्या है? टेस्ट ट्यूब का आउटर सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया, आउटर सरफेस एरिया। क्योंकि टेस्ट ट्यूब के सरफेस एरिया की वजह से ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज रुका हुआ है। अगर वो बिल्कुल ही होती नहीं बाउंड्री, तो सिस्टम और सराउंडिंग एक ही होता, उस केस में उसको हम यूनिवर्स ही बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। जो बाउंड्री सिर्फ ओपन और क्लोज में होती है। बाउंड्री सिर्फ ओपन नहीं, उसमें भी होती है ना, आइसोलेटेड में तो होती है। आइसोलेटेड में लेकिन क्या हो रहा उसमें है, आइसोलेटेड में energy एक्सचेंज नहीं नहीं हो होगी। रहा, आइसोलेटेड में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो सिस्टम ही वो भी। ठीक है बेटा, Yes, ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? Yes, sir. yes, चलिए आगे की बात करते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अच्छा बताओ, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, yes sir। हर कंट्री के yes. बीच में बॉर्डर होता है, दो कंट्रीज के बीच में। तो अगर उस बॉर्डर की बात करें और एक कंट्री को सिस्टम माने और दूसरी कंट्री को सराउंडिंग माने, जैसे इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही था, बाद में इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। मान लो पाकिस्तान सिस्टम है, इंडिया सराउंडिंग है, तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के को हम सिस्टम और सराउंडिंग मान रहे तो इनका जो बॉर्डर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाउंड्री। बाउंड्री। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। Yes, yes. तो जैसे आपने टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल दिया, तो टेस्ट ट्यूब का जो आउटर सरफेस एरिया है वो बाउंड्री रिप्रेजेंट करेगा, पर जो एरिया कवर्ड नहीं है टेस्ट ट्यूब के टॉप पे, तो फिर से वो सरफेस थोड़ी है, represent करता है बाउंड्री। यहां तक देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, अगर यहाँ पे लिक्विड है तो इवन ये भी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। देखो एक्सचेंज यहाँ होना शुरू हुआ, मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, तो ये जो पार्ट असल में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये बाउंड्री है। क्या मेरी बात समझ आ गई? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जहां एक्सचेंज हो रहा है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन से एक्सचेंज होना शुरू हो गया, वो क्या बन गया? एक बाउंड्री बन गया। सर लेकिन जो सर ये वाला एरिया है सर, इसके बाहर सर यहाँ तक हम लिमिट मान रहे टेस्ट ट्यूब की, तो ये लिमिट कैसे? बाउंड्री हुआ, लेकिन यहाँ पे कवर्ड नहीं है लिमिट, ग्लास से। लिमिट आप कैसे मान सकते हो? अभी तक जो रिएक्शन हो रही है आपकी, वो इस फाइनाइट बाउंड्री के अंदर हो रही है। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गए, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये
ये मेजरली इसको मान लो। यहाँ पे ये सरफेस पर काम कर रहा है सराउंडिंग और सिस्टम के बीचों बीच, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे बाउंड्री। ऐसे ही इस सिस्टम और इस सराउंडिंग के बीच में कौन सी सरफेस काम कर रही है, ये वाली सरफेस काम कर रही है, तो ये सरफेस क्या कहलाएगी, बाउंड्री। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए अब आगे की बात करते हैं। बाउंड्री के तुरंत बाद दो तरह के पैरामीटर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। एक पैरामीटर का नाम है स्टेट वेरिएबल। क्या नाम है इस पैरामीटर का नाम? स्टेट वेरिएबल। और एक पैरामीटर होता है हमारा स्टेट फंक्शन। पहला पैरामीटर कौन सा है? स्टेट वेरिएबल। और दूसरा पैरामीटर कौन सा है हमारा? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल, देखो नाम में डेफिनेशन है, ऐसे वेरिएबल्स जो चाहिए किसी भी रिएक्शन के स्टेट को डिफाइन करने के लिए। जैसे जनरली एग्जांपल देता हूं मैं, हम किसी गैसियस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजें लेते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसका मास कितना है या ना, ये चीजें लेते हैं। जल्दी बोलो। Yes, sir. स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली वो पैरामीटर्स जिन्हें हम लोग बोल दें, या वो वैल्यूज, पैरामीटर्स या वो वेरिएबल्स जो चाहिए, which are required to explain or describe the state of a reaction। किसी भी रिएक्शन के स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? स्टेट वेरिएबल्स की बात करें तो हम किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए इन्हीं 3 4 5 पैरामीटर्स के अंडर उनको स्टडी करते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है, तो इसका मतलब गैस को आप आसानी से लिक्विफाई कर पाएंगे। बात मानते हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये आपने कैसे पहचाना? आपने कहा कंडीशन ऑफ, जो कंडीशन दी हुई है ना, वो कंडीशन हमें बता रही है हेल्प करने में कि क्या होगा रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट रिएक्टेंट का। अगर प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो गैस जो है लिक्विफाई हो पाएगी। ये बताने में जिसने हेल्प करी वो वेरिएबल्स, वो पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। बात समझ आ रही है? स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैंने कहा एक लिक्विड था मेरे पास, मैंने इसका प्रेशर कर दिया लो और टेम्परेचर कर दिया हाई। आप बताओ अगला स्टेट क्या बनने वाला है इससे? गैस। वेरी गुड, गैस। और ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपने लिक्विड के उन वेरिएबल्स को चेंज कर दिया जो कि लिक्विड की कंडीशन को होल्ड करे हुए थे। लिक्विड को लिक्विड होने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए था? प्रेशर होना चाहिए था हाई, यस सर। Pressure और high, और temperature. टेम्परेचर लो होना चाहिए था। मैंने Temperature उल्टा low। कर दिया, मैंने वेरिएबल्स चेंज कर दिए, टेम्परेचर कर दिया हाई और प्रेशर कर दिया लो। तो उस केस में क्या होगा? Gas. लिक्विड जो है वो वेपराइज हो जाएगी और गैस बन जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। Yes, sir. सभी लोग हैंड रेज करेंगे बताने के लिए अगर समझ आ गया तो। क्विकली, वेरी गुड। अब आगे की बात सुनते हैं। जैसे एक टर्म है स्टेट वेरिएबल, ऐसे ही एक और टर्म होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल बस बहुत छोटा डिफरेंस है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यस सर। यस सर। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं दे आर पाथ डिपेंडेंट, है ना, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं दे आर पाथ इंडिपेंडेंट। ये पढ़ा है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब यही कहानी स्टेट फंक्शन के अंदर भी है। कह रहा है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? सिस्टम की है, जो डिपेंड करती है, विच डिपेंड ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। यानी कि मैं अभी किन कंडीशंस में हूं, वो कंडीशंस मेरा अभी का प्रेजेंट डिसाइड करेंगी। वो कंडीशंस कैसे रीच हुई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि मैं पाथ इंडिपेंडेंट हूं, मैं पाथ पर डिपेंड नहीं करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक आदमी को, ये एक हिल है, मान लीजिए ये एक हिल है और इस हिल पर एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इस मंदिर पर पहुंचना है उसको।
अब यहाँ पे एक तरफ क्या थी, सीढ़ियां बनी हुई थी और यहाँ पे एक रस्सी टंगी हुई थी और यहाँ पे स्टीप स्लोप है जैसे आप दिख रही है आपको। एक आदमी चला, वो सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता ऊपर चला गया, एक आदमी लटक लटक कर ऊपर चला गया और एक आदमी पहाड़ी पर बैठ बैठ कर ऊपर चढ़ गया। बात समझ आ गई? और तीनों कहाँ पहुंच चुके हैं, तीनों मंदिर पर पहुंच गए। ये भी पहुंच गया मंदिर में, ये भी पहुंच गया मंदिर में और ये भी पहुंच गया मंदिर में। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इनकी इनिशियल पोजीशन ग्राउंड थी, इनकी फाइनल पोजीशन टेंपल है। हाँ या ना? Yes, अब sir. भगवान को Yes, कोई sir. मतलब नहीं है आप कैसे कैसे भगवान के मंदिर में आए। तो भगवान के रेस्पेक्ट में चाहे आप पाथ 1 लेकर आ रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप पाथ 2 लेकर आ रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप पाथ 3 लेकर आ रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिकॉज जो ये जर्नी है, इस जर्नी के ऊपर भगवान के प्रति, मंदिर में पहुंचने के प्रति कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है। वो आपकी भावना थी, आपकी श्रद्धा थी कि आप जमीन से यहाँ से उठ के मंदिर के लिए ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ पड़े। चाहे वो रास्ता आपने स्टेयर्स ले ली, चाहे वो रास्ता आपने रोप क्लाइंबिंग ली, या वो आप जो है स्टीप स्लोप पे चढ़कर मंदिर में पहुंच गए। यानी कि ये जो यात्रा है ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। ये यात्रा खाली 2 ही चीजों पर डिपेंड कर रही है, शुरू कहाँ से हुई और खत्म कहाँ हुई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. सेम कहानी स्टेट फंक्शन के लिए है। स्टेट फंक्शन वो पैरामीटर्स हैं जो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड दे आर पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब अगर एक रिएक्शन सिस्टम था, एक रिएक्शन वेरिएबल था, एक रिएक्शन सिस्टम मान लीजिए जिसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 था, ठीक। अब मैंने इसको हीट दिया, कितना हीट दिया, क्यों हीट दिया, क्या कारण था, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसी सिस्टम के जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो गए। एक बन गया P2, एक बन गया V2 और एक बन गया T2। हाँ या ना? Yes, sir. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है तो स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने में कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, कुछ वेरिएबल्स का चेंज हुआ होगा। अब वो वेरिएबल्स का चेंज कितना हुआ, क्यों हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है किसके ऊपर? मुझे मतलब है कि आप पहले क्या थे और अब क्या बने। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. जनरली हमारे पेरेंट जब पीटीएम में जाते हैं तो एक ही बात टीचर से कहते हैं, ये बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं, हमें नहीं पता इसके मार्क्स कैसे आने हैं, हमें इसके इतने % मार्क्स चाहिए, बाकी आप देखो, आप इसे मारो पीटो डांटो, वो आपके हाथ में। अब मारो पीटो डांटो क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। हाँ, Yes, sir. पेरेंट्स Yes, sir. आपसे 2 ही कंडीशन है, एक बच्चे की अभी प्रेजेंट कंडीशन और एक बच्चे की जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है, जो कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट और फाइनल उन्हें पता है, बीच में क्या क्या करना पड़ेगा टीचर्स को बच्चे को वहां तक पहुंचाने के लिए। वो सारे के सारे प्रयत्न, सारे के सारे एफर्ट्स क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। लेकिन पेरेंट्स को उससे कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स वर इंटरेस्टेड अबाउट द एंड रिजल्ट और द इनिशियल पोजीशन। तो उस केस में जो टीचर्स के जो भी एफर्ट किए जा रहे हैं बीच में, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। और ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्टेट फंक्शंस। हाँ या ना? Yes, sir. आई बिलीव सबको ये समझ आ गया। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली अगर ये समझ आ गया। Yes, sir. सिर्फ यस सर मत बोलिए, हाथ भी खड़ा कीजिए। अनमोल समझ नहीं आया ये? हाँ जी सर। आ गया समझ? हाँ जी सर। ठीक है, अब आगे समझिए। इसके बाद स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन के बाद 2 तरह की प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसी के जस्ट उल्टा एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी लगता है अंदर का जो भी कारण रहा होगा किसी सिस्टम की, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी सिस्टम में आ गई उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन एक बार आपको बताता हूं मैं। कह रहा है, लगता हमें ऐसा है कि वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की खुद की प्रॉपर्टी होती होंगी उसे हम लोग इंटेंसिव कहते हैं। नहीं, ये नाम के जस्ट उल्टा होता है। क्या मतलब? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कह रहा है ये वो प्रॉपर्टी है सिस्टम की, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम
प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड, जो डिपेंड नहीं करती, विच डू नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती, ऑन मास ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम का कितना मास है उस पर डिपेंड जो प्रॉपर्टीज नहीं करती उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेम्परेचर, टेम्परेचर को फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम का मास कितना है, टेम्परेचर इसीलिए कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, प्रेशर, वो भी डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम का मास कितना है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके जस्ट उल्टा कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हैं जो कि पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं मास के ऊपर, यानी कि प्रॉपर्टी which depends on mass of system is called extensive property। हाँ या ना? Yes, sir. इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, नहीं अभी नहीं सुनी, अब सुनेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस टर्म का नाम होता है एंथैल्पी, सुनिए कभी कहीं पे किसी ने? सर एनर्जी को कहते हैं एंथैल्पी। बहुत बढ़िया। असल में एंथैल्पी एनर्जी की एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो कि इन्वॉल्व होती है बॉन्ड के ब्रेक और बनने में, अदरवाइज बाकी जो हम बोलते हैं ना एनर्जी को, वो जनरल कैटेगरी है। तो एंथैल्पी जो होती है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड किस पे करती है, मास के ऊपर। और दूसरी एक और टर्म पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, एंट्रोपी, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ये भी कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये पूरी तरीके से मास पर डिपेंड करती हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा, एक्सटेंसिव जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के ऊपर, डिपेंड करती है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. समझ आ गया सही बच्चों को? अगर ये चीज समझ आ गई कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके बाद की प्रोसेस क्या है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा जरा।